हम अपने जेई सिलेबस की जो शुरुआत है वो एक ऐसे चैप्टर से करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेट थ्योरी। सो पहला क्वेश्चन तो हमें ये पूछना चाहिए कि सेट थ्योरी क्या होता है और इसी से हम अपने सिलेबस की शुरुआत क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, इसके पीछे एक छोटा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है मैथमेटिक्स का। कि एक समय ऐसा था मैथमेटिक्स के अंदर कि हर मैथमेटिशियन अपनी एक नई थ्योरी, एक नया एनालिसिस करने का मेथड लेके आ रहा था और मैथमेटिक्स बहुत डिसइंटीग्रेटेड सी हो गई थी। तो उस समय जॉर्ज कैंटर ने एक थ्योरी प्रपोज करी जिसका नाम था सेट थ्योरी, और इस थ्योरी का यूज करके हम डिफरेंट अप्रोचेस इन मैथमेटिक्स को कनेक्ट कर सकते थे और एक होलिस्टिक अप्रोच की बात कर सकते थे। और जैसे जैसे टाइम बीता गया, इस सेट थ्योरी को ज़्यादा साइंटिफिक वर्ल्ड के अंदर एक्रेडिशन मिलता चला गया, और उस एक्रेडिशन के कारण सेट थ्योरी स्लोली बिकेम द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। अब देखिए, अगर हम किसी चीज़ को पढ़ना चाहते हैं, किसी चीज़ से डायलॉग स्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है? लैंग्वेज। पहले हमें लैंग्वेज को समझना पड़ेगा कि मैथमेटिक्स की लैंग्वेज क्या है, इसमें हमें बात अपनी किस तरह से रखनी है, सामने वाली को बात को किस तरह से इंटरप्रेट करना है, क्वेश्चंस के अंदर हम अपने थॉट्स को कैसे एक्सप्रेस करेंगे एज अ क्वेश्चन मेकर, एंड एज अ स्टूडेंट हम उसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे। तो इस सारे बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले आपकी जो जेई सिलेबस है उसकी शुरुआत हम सेट थ्योरी से कर रहे हैं, और ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिस इज द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। अब यहाँ जो सबसे फंडामेंटल और पहला क्वेश्चन हमारे सामने अराइज होता है वो ये क्वेश्चन है कि सेट्स होते क्या हैं, है ना, व्हाट इज अ सेट। तो हमने सेट को मैथमेटिक्स में ऐसे डिफाइन किया है, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे देखिए, दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, एक वेल डिफाइंड और दूसरा कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब देखिए, कलेक्शन ऑब्जेक्ट्स तो कई सारे हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 5 ग्रेटेस्ट बैट्समैन इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट, 5 ग्रेटेस्ट बैट्समैन इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल, है ना। ऐसे कई सारे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। बट अगर हम बोले 5 ग्रेटेस्ट बैट्समैन, तो हो सकता है आपके लिए विराट कोहली ग्रेटेस्ट हो और मेरे लिए सचिन तेंदुलकर ग्रेटेस्ट हो। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा एम्बिग्यूटी हो सकती है। इसलिए हमने कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को यूनिवर्सलाइज करने के लिए एक वर्ड और इंट्रोड्यूस कर दिया है, दैट इज वेल डिफाइंड। अब हम क्या कह रहे हैं? सेट्स इज नथिंग बट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ दैट कैन बी ऑब्जेक्टिवली डिफाइंड, है ना। ऑब्जेक्टिवली का मतलब क्या है? उसके पीछे कोई ऐसा क्राइटेरिया है जिसको हम यस या नो से आंसर कर सकते हैं, जिसके अंदर कोई सब्जेक्टिविटी, किसी भी तरह की एम्बिग्यूटी नहीं है। तो देर इज नो सब्जेक्टिविटी टू इट, है ना। अब इस सेट्स को एक्सप्रेस कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास कुछ नोटेशन है। तो यूजुअली हम किसी भी सेट को इंग्लिश लैंग्वेज के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं उनके लिए हमने एक नाम दिया है, उनको हम एलिमेंट्स बोलेंगे, और उनको हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल लाइक सेट ऑफ वॉवल। तो अगर सेट ऑफ वॉवल ले तो उसको हमने कैपिटल वी से रिप्रेजेंट किया, और फिर हमने ये कर्ली ब्रैकेट बनाया, और फिर हमने सारे उसके ऑब्जेक्ट्स को, दैट इज AEIOU, को इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। और देखिए आप, हमने क्या किया है, यहाँ पे सारे लेटर्स को स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करा हुआ है। अब ये बात कैसे बोलेंगे कि कोई एलिमेंट इस सेट के अंदर है? तो उसके लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं। तो हम ऐसा बोलेंगे, देखिए, ए बिलोंग्स टू कैपिटल वी और वी। तो ये जो हमने सिंबल यहाँ यूज किया, इसको प्रोनाउंस किया जाता है बिलोंग्स टू, इस तरह। तो हम ये बोलेंगे स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल वी, या ए एलिमेंट जो है वो वी सेट के अंदर लाई करता है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर हमें बताना पड़े कि कोई एलिमेंट सेट में नहीं होगा, फिर हम कैसे बोलेंगे? तो जैसे बी एक एलिमेंट है जो सेट में नहीं है, तो हम सेम सिंबल बनाएंगे और उसको क्रॉस कर देंगे, है ना। जब हम प्रोनाउंस करेंगे तो इस बात को हम इस तरीके से बोलेंगे, बी डज नॉट बिलोंग्स टू सेट वी। वैसे स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स, हम यहाँ पे दो बातें नोटिस करनी चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली जो इंपॉर्टेंट बात है नोट करने की वो ये है कि अगर हम रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट को सेट के अंदर नहीं कर रहे हैं, मतलब हम कभी भी कोई सेट लिख रहे हैं, लेटर से इस कैपिटल सेट ए अगर हमें लिखना है, तो हम ऐसा नहीं लिखेंगे 1 1 2 3। तो दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ राइटिंग सेट, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो ये गलत हो गया। अगर हम इस सेट को लिखना होगा तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा 1 2 3, ऐसे हम लिख सकते हैं, रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट नहीं कर सकते। और दूसरी इंपॉर्टेंट ये है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज अनइम्पॉर्टेंट। मतलब ये जो मैंने 1 2 3 लिखा था,
है ना, इसको ही अगर मैं 3 2 1 लिख दूं तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। अब इसके बाद हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड सेट्स हैं जो हमको पता होने चाहिए। जैसे एक है एन, जिसको हम बोलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो अगर हमें नेचुरल नंबर्स का सेट लिखना है, जैसे 1 2 3 4 5, हम सारे एलिमेंट्स तो नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, हमने डाइजेस्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो ये जो नेचुरल नंबर्स का सेट है इसे हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं अगर हमें इंटीजर्स का सेट लिखना होगा तो फिर हम कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे हमने डाइजेस्ट डैश लगाया, फिर -2 -1 0 1 2 ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो इंटीजर्स का सेट है इसे हमें जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली अगर हमें रैशनल नंबर्स को लिखना होगा तो हम क्यू यूज करेंगे, रियल नंबर्स को लिखना होगा तो आर यूज करेंगे। तो ये कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स हैं जो हम हमेशा अक्रॉस मैथमेटिक्स यूज कर रहे होंगे। तो अगर हमें पता है, इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, तो डेफिनेटली बेटर है। अब अगर ऐसे किसी को बोलना हो कि पॉजिटिव इंटीजर्स, तो हम क्या करेंगे, z के ऊपर एक प्लस साइन लगा देंगे। इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग वही हो गया 1 2 3 4, ये नेचुरल नंबर्स ही हो गए। लेकिन अगर हमें बोलना होगा निगेटिव इंटीजर्स, तो हम z के ऊपर माइनस साइन लगा देंगे। तो अब ये कितना हो गया? देखो, अब इसको ऐसे लिखा जा सकता है -1 -2 -3 so on and so forth। अब नेक्स्ट आइडिया इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। और हम सेट्स को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। वन इज नोन एज रूस्टर फॉर्म, अनदर वन इज नोन एज सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये रूस्टर फॉर्म क्या होता है ना, और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, रूस्टर फॉर्म वो फॉर्म है जिससे अभी तक हम सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो हमने क्या किया था, एक कर्ली ब्रैकेट बनाया था जब हमने सेट वी लिखा था, और यहाँ पे ए ई आई ओ और यू को इस तरीके से उस सेट के अंदर लिख दिया था। तो इस रूस्टर फॉर्म में हम करते क्या है, कर्ली ब्रैकेट बना के सारे एलिमेंट्स को उन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिख देते हैं। अब इसको रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा मेथड भी हो सकता है, दैट इज नथिंग बट सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये सेट बिल्डर फॉर्म क्या कहता है कि आप सब कुछ वैसे ही करिए, वी लिखिए, फिर कर्ली ब्रैकेट भी बनाइए, लेकिन अब यहाँ पे आप वी की डेफिनेशन लिख दीजिए। तो हमने बोला वी इज इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज सच दैट, तो ये जो कोलोन था इसको हमने प्रोनाउंस किया सच दैट। तो एक्स इज सच दैट, और यहाँ पे हम उसकी वो प्रॉपर्टी लिख दें जिससे हमने सेट को बिल्ड किया था। तो x इज अ वॉवल। तो हमने वो जो वेल डिफाइंड क्राइटेरिया था जिससे हमने सेट को बिल्ड किया था उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा इलस्ट्रेशन है। इस छोटे से इलस्ट्रेशन के अंदर हमसे बोला गया है ये जो सेट्स हमें दिए हुए हैं वो रूस्टर फॉर्म में दे रखे हैं, क्या हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं? देखिए, पहले वाले सेट को हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो a is equal to x, and what is x? X is nothing but y square, where y belongs to natural number, also y is smaller than or equal to 6। सिमिलरली नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल के अंदर अगर हमें b सेट को लिखना होगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना, it is equal to x and but x is equal to p by p plus 1, ऐसे हम लिख सकते हैं। और यहाँ पे p क्या है? p इज अ नेचुरल नंबर, सो p बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और ये p जो नेचुरल नंबर है दैट इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 5। तो हम 5 तक ही इसके अंदर वैल्यूज को पुट करेंगे, उसके बियॉन्ड नहीं जाएंगे। ठीक है ना? ऐसे अब आप नेक्स्ट वाले के लिए भी गेस कर सकते हैं कि हम उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करें।